नमस्कार। आज हम 7वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक मल्हार के पाठ 1 माँ कह एक कहानी कविता के प्रश्न उत्तर करेंगे। पिछली वीडियो में हमने इस कविता को पढ़ा व समझा था। यदि किसी बच्चे ने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को भी जरूर देख लें ताकि आप इस पाठ के सभी प्रश्न उत्तरों को अच्छे से समझ पाएं। डियर स्टूडेंट्स, इस चैनल पर आपको सभी सब्जेक्ट्स के वीडियोस मिल जाएंगे। इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन या प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ कि आप प्लेलिस्ट को कैसे चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको YouTube के सर्च बार में एजू मैग्नेट को टाइप करना है। ठीक है, जैसे ही आप एजू मैग्नेट को टाइप करके सर्च कर लेंगे तो आपके सामने इस तरह का पेज जो है ओपन होगा। फिर आपको व्यू चैनल पर जाना है। ठीक है, जैसे ही आप व्यू चैनल पर जाएंगे तो आपके सामने इस तरह का पेज जो है खुल जाएगा जिसमें आपको ये सभी ऑप्शंस दिखाई देंगे: होम, वीडियो, शॉर्ट्स, लाइव, प्लेलिस्ट, पोस्ट, स्टोर। अगर आप वीडियोस पर जाएंगे तो चैनल पर जितनी भी वीडियोस हैं वो सभी आपके सामने खुल जाएंगी। आप जो वीडियो देखना चाहते हैं देख सकते हैं। और यदि आप प्लेलिस्ट में जाते हैं, प्लेलिस्ट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट वाइज और क्लास वाइज वीडियोस मिल जाएंगी। तो आप अपनी मनपसंद की मनचाही वीडियो यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा आप विजिट शॉप पर या स्टोर पर जाकर ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं। और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर ये बटन दिया गया है, इस पर क्लिक करके आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सभी वीडियोस जो है आप तक पहुँच जाएं। तो आइए अब आज का वीडियो शुरू करते हैं। आइए अब हम इस कविता पर विस्तार से चर्चा करें। आगे दी गई गतिविधियां इस कार्य में आपकी सहायता करेंगी। मेरी समझ से नीचे दिए गए प्रश्नों का सबसे सही उत्तर कौन सा है? उनके सामने तारा बनाइए। कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, माँ अपने बेटे को करुणा और न्याय की कहानी क्यों सुनाती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला, राजाओं की कहानियों से उसका मनोरंजन करने के लिए। दूसरा ऑप्शन, उसमें सही और गलत की समझ विकसित करने के लिए। तीसरा ऑप्शन, उसे परिवार की विरासत और पूर्वजों के बारे में बताने के लिए। और चौथा ऑप्शन, उसे प्रकृति और जानवरों के बारे में जानकारी देने के लिए। तो इस प्रश्न के 2 उत्तर सही हो सकते हैं। एक तो उसमें सही और तो इस प्रश्न के 2 उत्तर सही हो सकते हैं। एक तो उसमें सही और गलत की समझ विकसित करने के लिए और उसे परिवार की विरासत और पूर्वजों के बारे में बताने के लिए। लेकिन जो सबसे सही उत्तर है वो है उसमें सही और गलत की समझ विकसित करने के लिए। फिर अगला प्रश्न है, कविता में घायल पक्षी की कहानी का उपयोग किस लिए किया गया है? तो पहला ऑप्शन है, निर्दोष पक्षी के प्रति आखेटक की क्रूरता दिखाने के लिए। पिता की वीरता और साहस पर ध्यान दिलाने के लिए। फिर अगला ऑप्शन, करुणा और हिंसा के बीच के संघर्ष को दिखाने के लिए या मित्रता और निष्ठा के महत्व को उजागर करने के लिए। तो इस कविता में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार जो शिकारी है वो निर्दोष पक्षी को पर अपनी क्रूरता दिखाता है। और इस पाठ में हमने इस कविता में हमने करुणा और हिंसा के बीच के संघर्ष को भी देखा। तो ये 2 उत्तर जो है सही हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे सही है वो है करुणा और हिंसा के बीच के संघर्ष को दिखाने के लिए। फिर अगला प्रश्न, कविता के अंत तक पहुंचते पहुंचते बच्चे को क्या समझ में आने लगता है? पहला ऑप्शन है, न्याय सदैव करुणा के साथ होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन, निर्णय लेते समय सदैव निडर रहना चाहिए। तीसरा ऑप्शन, आखेटकों का सदैव विरोध करना चाहिए या जानवरों की हर स्थिति में रक्षा करनी चाहिए। तो इस प्रश्न के भी 2 उत्तर सही हो सकते हैं। जैसे
पहला हो गया न्याय सदैव करुणा के साथ होना चाहिए, और दूसरा कि हमें निर्णय लेते समय सदैव निडर रहना चाहिए, बिना डर के हमें निर्णय लेना चाहिए। जो सबसे सही उत्तर लगा वो है न्याय सदैव करुणा के साथ होना चाहिए, जो हमने कविता में भी पढ़ा है। अगला प्रश्न, हो सकता है कि आपके समूह के साथियों ने अलग-अलग उत्तर चुने हों। अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। कि आपका इन 3 प्रश्नों के ये उत्तर चुनने का कारण क्या है, यहाँ पर आपको लिखना है। और हो सकता है आपके साथियों ने अलग उत्तर लगाया हो, ठीक है? और आपको ये बताना है कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने हैं। तो इस प्रश्न के उत्तर में आप लिखेंगे, मैंने ये उत्तर इसलिए चुने क्योंकि कविता का मूल संदेश करुणा, न्याय, सही गलत की समझ और भावनात्मक संवेदनशीलता को विकसित करना है। कि इस कविता का जो मूल उद्देश्य है वो क्या है? करुणा, न्याय, सही गलत की समझ और भावनात्मक संवेदनशीलता को विकसित करना। घायल पक्षी की घटना से स्पष्ट होता है कि करुणा और न्याय दोनों में संतुलन होना आवश्यक है। कविता के अंत में भी बच्चा करुणा से भरे न्याय की आवश्यकता को समझने लगता है, इसलिए ये उत्तर सबसे उपयुक्त है। अगला प्रश्न, मिलकर करें मिलान। इस पाठ में आपने माँ और पुत्र के बीच की बातचीत को एक कविता के रूप में पढ़ा है। इस कविता में माँ अपने पुत्र को उसके पिता की एक कहानी सुना रही है। क्या आप जानते हैं कि ये माँ, पुत्र और पिता कौन हैं? अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और उन्हें पहचान कर सुमेलित कीजिए। इसके लिए आप शब्दकोश, इंटरनेट या अपने शिक्षकों की सहायता भी ले सकते हैं। सुमेलित करना यानी मिलान करना है हमें। तो हमें यहाँ पर पात्र दिए गए हैं और यहाँ पर ये शब्द किन के लिए आए हैं वो दिया गया है। तो हमें मिलान करना है। तो बेटा, पहला पात्र है बेटा। तो बेटा कौन है? सिद्धार्थ और यशोधरा के पुत्र राहुल। तो इससे इसका मिलान कर दिया। माँ यशोधरा एक राजकुमारी, सिद्धार्थ की पत्नी, ठीक है। जो इस कविता में हमने पात्र पढ़े थे, जो कहानी सुनने वाला था पुत्र, वो था राहुल, ठीक है। और जो कहानी सुना रही थी वो यशोधरा, राहुल की माँ और सिद्धार्थ की पत्नी। और तीसरा पात्र तात यानी पिता, जिनके बारे में कहानी थी, वो थे सिद्धार्थ एक राजकुमार, जो बाद में गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। अब अगला प्रश्न है पंक्तियों पर चर्चा। पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया? अपने विचार अपने समूह में साझा कीजिए और लिखिए। तो पहली पंक्ति है, कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्य उसे ना उबारे, रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी। तो हमें इस पंक्ति का क्या अर्थ समझ में आया ये देखते हैं। यदि कोई निर्दोष पर अत्याचार करे तो उसे बचाना चाहिए। कि अगर कोई निर्दोष पर अत्याचार कर रहा है तो किसी दूसरे को उसे बचाना चाहिए। सच्चा न्याय वही है जिसमें करुणा भी हो, क्योंकि हमेशा मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, इसलिए सच्चा न्याय वही है जिसमें करुणा भी हो। अगली पंक्तियां हैं, हुआ विवाद सदैव निर्दय में, उभय आग्रही थे स्व विषय में, गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी। तो इस पंक्तियों का अर्थ है रक्षक सदैव यानी जिसमें दयालु थी, यानी कि बालक के पिता, और भक्षक यानी निर्दय जिसमें दया नहीं थी, में विवाद हुआ यानी शिकारी, यानी कि शिकारी और राहुल के पिता में विवाद हुआ, झगड़ा हुआ, बहस हुई, क्योंकि दोनों अपने दृष्टिकोण पर अडिग थे। दोनों ही अपने दृष्टिकोण पर अडिग थे, इसलिए न्यायालय में निर्णय लिया गया। फिर अगला प्रश्न है सोच विचार के लिए। कविता को एक बार फिर से पढ़िए, पता लगाइए और लिखिए आपके विचार से इस कविता में कौन सी पंक्ति सबसे महत्वपूर्ण है। आप उसे ही सबसे महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं? कि आपने इस कविता को पढ़ा है, इस कविता में से सबसे महत्वपूर्ण
पंक्ति आपको कौन सी लगी है वही हमको यहाँ पर लिखनी है, ठीक है। और हम उसे महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं उसका कारण भी हमें बताना है। तो सबसे महत्वपूर्ण पंक्ति कौन सी लगी? न्याय दया का दानी, क्योंकि यही कविता का मुख्य संदेश है, न्याय में करुणा होनी चाहिए। फिर अगला प्रश्न है, आखेटक और बच्चे के पिता के बीच तर्क वितर्क क्यों हुआ था? उत्तर है, आखेटक और बच्चे के पिता के बीच तर्क इसलिए हुआ क्योंकि आखेटक घायल पक्षी को पाना चाहता था, जबकि बच्चे के पिता उसे बचाना चाहते थे। एक रक्षक था और एक भक्षक था, ठीक है। एक उसे पाना चाहता था घायल पक्षी को और दूसरा उसे बचाना चाहता था, उसकी रक्षा करना चाहता था। फिर अगला प्रश्न, माँ ने पुत्र से राहुल तू निर्णय कर इसका क्यों कहा? तो इसका उत्तर है, माँ ने राहुल से निर्णय करने को इसलिए कहा ताकि वह सही गलत में अंतर करना सीखे, ठीक है, ताकि वो सही गलत में अंतर करना सीखे। और वह राहुल को यह सिखाना चाहती थी कि वह अपने जीवन में आने वाले कठिन निर्णयों का सामना कैसे करेगा, कि कभी उसके सामने ऐसी मुश्किल घड़ी आएगी तो वो इस मुश्किल समय का सामना कैसे करेगा, कैसे फैसला लेगा। फिर अगला प्रश्न है, यदि कहानी में आप उपवन में होते तो घायल हंस की सहायता के लिए क्या करते? आपके अनुसार न्याय कैसे किया जा सकता था? तो उत्तर है, मैं घायल हंस को सहारा देता, उसे सुरक्षित करता और आखेटक को समझाता कि दया और रक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। फिर अगला प्रश्न, कविता में माँ और बेटे के बीच बातचीत से उनके बारे में क्या-क्या पता चलता है? माँ और पुत्र में आत्मीयता, जिज्ञासा और सीखने सिखाने का रिश्ता दिखाई देता है। यहाँ पर संकेत भी दिया गया है कि कविता पढ़कर आपके मन में माँ बेटे के बारे में जो चित्र बनता है, जो भाव आते हैं या जो बातें पता चलती हैं, उन्हें भी आप यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, अनुमान और कल्पना से अपने समूह में मिलकर चर्चा कीजिए। पहला प्रश्न दिया गया है, माँ ने अपने बेटे को कहानी सुनाते समय अंत में कहानी को स्वयं पूरा नहीं किया बल्कि उसी से निर्णय करने के लिए कहा। यदि आप किसी किसी को यह कहानी सुना रहे होते तो कहानी को कैसे आगे बढ़ाते? तो यहाँ पर सबके उत्तर जो हैं वो अलग-अलग भी हो सकते हैं, क्योंकि हमें अनुमान से अपनी कल्पना के आधार पर ही इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा, मैं कहानी को इस तरह आगे बढ़ाता कि पिताजी पक्षी को अस्पताल ले गए, आखेटक ने उनसे माफ़ी मांगी और प्रण किया कि वह फिर कभी किसी निर्दोष को नहीं मारेगा। फिर अगला प्रश्न है, मान लीजिए कि कहानी में हंस और तीर चलाने वाले के बीच बातचीत हो रही है। कल्पना से बताइए कि जब उसने हंस को तीर से घायल किया तो उसमें और हंस में क्या-क्या बातचीत हुई होगी, उन्होंने एक दूसरे को क्या-क्या तर्क दिए होंगे, ठीक है। तो हंस और शिकारी के बीच की बातचीत को हमें यहाँ पर लिखना है। तो हंस ने कहा होगा, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? फिर आखेटक ने जवाब दिया होगा, मुझे शिकार में मजा आता है। फिर हंस कहता है, क्या किसी की जान से खेलना तुम्हारे मनोरंजन के लिए सही है? फिर आखेटक शर्मिंदा होकर शर्मिंदा होकर फिर आखेटक फिर आखेटक कहता है, शर्मिंदा होकर, मुझे माफ करना, अब मैं किसी निर्दोष को नहीं मारूंगा। अगला प्रश्न है, मान लीजिए कि माँ ने जो कहानी सुनाई है आप भी उसके एक पात्र हैं। आप कौन सा पात्र बनना चाहेंगे और क्यों? यहाँ पे पात्र दिए गए हैं कि आप तीर चलाने वाला बनना चाहेंगे, पक्षी बनना चाहेंगे, पक्षी को बचाने वाला व्यक्ति बनना चाहेंगे, न्यायाधीश बनना चाहेंगे या कोई अन्य पात्र जो आप कहानी में जोड़ना चाहें। तो जो भी आप पात्र बनना चाहते हैं, इस प्रश्न के उत्तर में आपको वही लिखना है। जैसे
मैं पक्षी को बचाने वाला बनना चाहूँगा क्योंकि वह करुणा, साहस और सही निर्णय का प्रतीक है। अगला प्रश्न संवाद। इस कविता में एक माँ और उसके पुत्र का संवाद दिया गया है, लेकिन कौन सा कथन किसने कहा यह नहीं बताया गया है। आप कविता में दिए गए संवादों को पहचानिए कि कौन सा कथन किसने कहा और उसे दिए गए उचित स्थान पर लिखिए। उदाहरण के लिए माँ और पुत्र का एक एक कथन दिया गया है। जैसे यहाँ पर दिया गया है पुत्र द्वारा कहे गए कथन और यहाँ पर माँ द्वारा कहे गए कथन। तो पुत्र द्वारा कहा गया कथन, माँ कह एक कहानी। और माँ द्वारा कहा गया कथन, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। तो अब हमें यहाँ पर खाली जगह में उन कथनों को लिखना है जो माँ ने कहे और यहाँ पर जो पुत्र द्वारा कहे गए। ठीक है। अब जैसे पुत्र ने ये कहा था, कहती है मुझे यह चेटी तू मेरी नानी की बेटी। ठीक है, ये कथन आप वहां लिख सकते हैं, पुत्र द्वारा कहा गया कथन। ठीक है, ये पुत्र ने कहा। और ये भी पुत्र ने कहा, राजा था या रानी, राजा था या रानी। ये भी आप लिख सकते हैं वहां। तू है हठी मानधन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे तात भ्रमण करते थे तेरे। तो ये कथन माँ द्वारा कहा गया था, तो यहाँ पर आप माँ लिख सकते हैं। और आगे भी बहुत से कथन हैं, जैसे माता ने कहा था, वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंदु झिले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे। ठीक है, तो ये माँ द्वारा कहा गया कथन था। तो इस तरह से आपको ये कथन जो है, जो माँ द्वारा कहे गए और पुत्र द्वारा कहे गए कथनों को यहाँ पर इस तरह से लिखना है, जो कविता में से ही छांट कर लिखे गए हैं। ठीक है। अब अगला प्रश्न है शब्द से जुड़े शब्द। नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में प्रकृति से जुड़े शब्द कविता में से चुनकर लिखिए। ठीक है, तो एक उदाहरण हमें दिया गया है प्रकृति से जुड़ा हुआ उपवन, तो बाकी हमें यहाँ पर लिखने हैं। तो और कौन कौन से शब्द जो हैं वो कविता में आए हुए हैं, वो है सुरभि, फूल, झोंके, पानी, लहराता था पानी, खग और और हिम बिंदु। ठीक है, तो ये सभी शब्द जो हैं वो प्रकृति से जुड़े हुए हैं। अब अगला प्रश्न है पंक्ति से पंक्ति। नीचे स्तंभ 1 और स्तंभ 2 में कुछ पंक्तियां दी गई हैं, मिलती जुलती पंक्तियों को रेखा खींचकर मिलाइए। तो स्तंभ 1 में जो पंक्ति है उसे हमें स्तंभ 2 की पंक्तियों से मिलाना है। तो पहली पंक्ति, कहती है मुझसे यह चेटी। तो इसका अर्थ क्या है कि यह सेविका मुझसे यह कहती है, तो इसका मिलान इससे होगा। आप रेखा खींचकर भी मिलान कर सकते हैं। फिर अगली पंक्ति, तू है हठी मानधन मेरे। तो इसका क्या अर्थ है कि हे मेरे पुत्र, तू बहुत हठ करता है। फिर अगली पंक्ति, झलमल कर हिमबिंदु झिले थे। तो इसका अर्थ है हिम हिम कण यानी ओस की बूंदें झिलमिला रही थी। फिर चौथी पंक्ति, गिरा बिद्ध होकर खरशर से। तो इस पंक्ति का क्या अर्थ है कि तेज धार वाले तीर से घायल होकर गिर गया। फिर अगली पंक्ति, हुआ विवाद सदय निर्दय में। इसका अर्थ है दयालु और निर्दयी व्यक्ति में झगड़ा हुआ। फिर अगली पंक्ति, कह दे निर्भय जय हो जिसका। तो इसका अर्थ है तू बिना डरे कह दे कि जीत किसकी होनी चाहिए, ठीक चाहिए। फिर अगली पंक्ति, तूने गुनी कहानी। तो इसका क्या अर्थ है कि तूने कहानी को समझ लिया। ठीक है। फिर अगली पंक्ति, उभे आग्रही थे स्वयं विषय में। तो इसका क्या अर्थ है कि दोनों ही अपनी अपनी बात पर अड़े हुए थे। अगली पंक्ति, तब उसने जो था खग भक्षी हट करने की ठानी।
तो इसका अर्थ है तब उस तीर चलाने वाले ने हठ करने का निश्चय किया। फिर अगली पंक्ति है, रक्षक पर भक्षक को वारे न्याय दया का दानी। तो इसका अर्थ है न्याय में दया सम्मिलित होती है, न्याय मारने वाले के स्थान पर बचाने वाले का पक्ष लेता है। तो इस तरह से इन पंक्तियों का मिलान आपको करना है, आप रेखा खींचकर भी मिलान कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी के प्रश्न हम अगली वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।